हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 19 जनवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ब्रेकफास्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए डेली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आरबीआई हो, नाबार्ड ग्रेड हो, डजेंट मैटर। हाँ, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, उसके लिए भी अगर आपको मैप की प्रैक्टिस करनी है तो वो 18 मिनट की वीडियो आपके लिए ख़राब नहीं है। थोड़ी बहुत नॉलेज जो है इंक्रीज़ होती ही है। फिलहाल जो लोग पीआईबी देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि कुछ आर्टिकल ऐसे छूट जाते हैं जिनको मैं करंट अफेयर्स में लेता हूँ। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, अदरवाइज़ चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। आपको पता है दावोस समिट हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। दावोस समिट हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जनवरी मंथ में हर बार की जाती है दावोस समिट। हालांकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। लेकिन दावोस समिट दावोस में ही होती है, स्विट्जरलैंड के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो दावोस समिट है एनुअल, जब से इसकी बैठक स्टार्ट हुई तब से सिर्फ 2 बार दावोस के बाहर हुई है। पहली बार तो वॉशिंगटन में हुई थी, मेरे ख्याल से 2005 के आसपास हुई थी, और लास्ट ईयर सिंगापुर में। तो ये 2 टाइम ऐसे रहे हैं जब दावोस समिट स्विट्जरलैंड के बाहर हुई है, अदरवाइज हमेशा इकोनॉमिक फोरम की बैठक वहीं दावोस में हुई है। तो दावोस एजेंडा हर बार की तरह इस बार भी जारी किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वन अर्थ वन हेल्थ का मैसेज दिया। ठीक है, कोरोना के टाइम इंडिया ने कई सारी चीज़ें जो है की है, लोगों की लाइफ को जो है बाकी सारी चीज़ों से ऊपर रखा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा, वन अर्थ वन हेल्थ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया टाइम अगर है तो यही है। मतलब कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो फिर यही है, यही है, यही है। ये किसने लाइन कही थी? अगर आपको पता हो तो बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस समिट यानी दावोस एजेंडा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 की दावोस समिट ऑर्गेनाइज की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। थीम क्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है, ये स्टेट ये वाला स्टेट है जिसकी स्टेट हमें जाननी है। स्टेट मतलब अवस्था, है ना? जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स होती हैं ना, ये वो वाला स्टेट है। तो विश्व की अवस्था, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। खैर, आप थीम यही याद रखिए, मजाक कर रहा था मैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विश्व के नेताओं से अपील की है कि मिशन लाइफ को अडॉप्ट किया है। मिशन लाइफ, ये शब्द याद रखिएगा। क्यों? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी ऐसा लाइफ स्टाइल अपनाया जाए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेहतर हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस करने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि इससे ही सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकती है। अब सस्टेनेबल क्या होता है? आज की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, यानी आज की पीढ़ी के लिए आप खर्चे करें लेकिन आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखें, ये होती है सस्टेनेबल ग्रोथ। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? जो वेस्ट हो रहा है उसको वापस रिसाइकिल करना, उसको मेन स्ट्रीम में लाना, ये होता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दावोस समिट में एड्रेस कर रहे थे और ये उसका थीम है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, उसको मैसेज किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि इंडिया इस समय रिकॉर्ड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है। हर घर में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलेगा। 50 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है इस समय इंडिया में काम कर रहे हैं। तो इंडिया एक तरह से आईटी का हब बन रहा है। देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है कि विश्व में तीसरे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न होल्डर है इंडिया। फर्स्ट तो यूएस है, सेकंड है चाइना आपका, थर्ड है इंडिया। यूनिकॉर्न मतलब $100 बिलियन की कंपनी, ये हो गई आपकी यूनिकॉर्न। 10,000 स्टार्टअप्स हैं जो लास्ट 6 मंथ में रजिस्टर हुए हैं, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में। मिशन लाइफ, मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो एड्रेस किया उसको मिशन लाइफ के विषय में बोला। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी ऐसी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट की जाए जो हमारे इन्वायरमेंट को हेल्प करे। जैसे हमारे इंडिया में फेम इंडिया स्कीम अडॉप्ट की गई है। क्यों? ताकि पेट्रोलियम और गैसोलीन या फिर डीजल से चलने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस किया सके। एनर्जी में हम लोग क्या सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो लाइफ का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को नुकसान कम हो ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए। कार्बन फुटप्रिंट हमें कम करना है पर पर्सन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो फ्यूचर के अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे डील करने में हमें दिक्कत होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने COP26 को भी एड्रेस किया था, आपको पता ही है, और वहाँ पर भी कहा था लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये लाइफ ग्लोबल मिशन दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। हमेशा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऐसे ही करते हैं, वन वर्ल्ड
वन सन वन ग्रिड, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है। अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उभरे हैं, वरना अभी तक के हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री थे वो सिर्फ नेशनल लीडर बन के ही रह गए थे। कभी किसी ने ग्लोबल जो है एक तरह से आउटलुक नहीं अपनाया, तो ये आप समझ सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 24 जनवरी 1971 को स्थापना हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि जनवरी में ही दावोस समिट क्यों होती है। 24 जनवरी 1971 को स्थापना हुई थी। कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्लॉस श्वाब फाउंडर एंड चेयरमैन है इसके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, नॉन गवर्नमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बैम्बू शूट प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा NEC-BDC द्वारा, NEC-BDC मतलब क्या है? NEC मतलब नॉर्थ ईस्ट सेंटर एंड BDC मतलब बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल, यानी नॉर्थ ईस्ट सेंटर एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। इसके द्वारा बैम्बू शूट प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किया जा रहा है। NEC-BDC द्वारा बैम्बू शूट प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किया गया। बाकी मेघालय की ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसको इन्वॉल्व किया गया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। प्राइमरी गोल क्या है? जो वुमेन हैं, साथ ही साथ जो ग्रामीण कलाकार हैं, उनको उनके लाइवलीहुड के लिए कैपेबल बनाना, ताकि बैम्बू की फील्ड में वो लोग जो है काम कर सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च कर रखा है। वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो हाईएस्ट एरिया है इंडिया में बैम्बू कल्टीवेशन का, 13.96 मिलियन हेक्टेयर। कितना? नॉर्थ ईस्ट में तो आपको पता ही है बैम्बू कल्टीवेशन होता है। और अभी आपकी ISFR रिपोर्ट 2021 आई है, PIB की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको जनवरी वाली में, क्योंकि ISFR की जो मैंने वीडियो बनाई है उसको इसी प्लेलिस्ट में ऐड किया है। उसमें भी बैम्बू कल्टीवेशन का एरिया बढ़ गया। हालांकि PIB में मैं कवर करता रहता हूँ, हर बार, आज भी कवर किया है, क्योंकि डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। मेंस में आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, तो जितने ज़्यादा फैक्ट होंगे उतना अच्छा आप आंसर लिख पाएंगे। बात करें तो आफ्टर चाइना सेकेंड रिचेस्ट कंट्री है इंडिया में। बैम्बू डाइवर्सिटी की बात करें तो 136 स्पेसीज इंडिया में पाई जाती है बैम्बू की। तो बैम्बू सूट प्रोडक्शन जो है हमारे इंडिया में अच्छे से चल रहा है और इस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना भी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल, इसने जो है बैम्बू ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किया है। नेशनल बैम्बू मिशन देख लीजिए, 2018-19 में लॉन्च किया गया। पर्पस क्या है? बैम्बू जो इंडस्ट्री है या फिर बैम्बू सेक्टर है उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, कंप्लीट डेवलपमेंट करना, हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पे। हब क्या होता है? ये होता है हब और ये होते हैं स्पोक, यानी बीच में इंडस्ट्री बैम्बू की और बाकी आपके फील्ड जो बैम्बू के हैं जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैम्बू को पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया है, ट्री की कैटेगरी से हटा दिया है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड किया 2017 में, और बैम्बू को पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया ताकि इसको काटा जा सके और कॉमर्शियल यूज़ किया जा सके आपके बैम्बू का। इंपॉर्टेंस क्या है बैम्बू की इंडिया में? सॉरी 1500 डिफरेंट टाइप के जो है बैम्बूज पाए जाते हैं इंडिया में और डिफरेंट टाइप के कामों में यूज़ होता है। जो बैम्बू है उसको पुअर मैन्स टिम्बर भी कहते हैं। टिम्बर आपको पता है कंस्ट्रक्शन की फील्ड में यूज़ होता है टिम्बर, तो पुअर्स मैन, गरीबों का टिम्बर बैम्बू कहते हैं। बाकी इसको एक पेड़ के जैसे ही उगाया जाता है, लेकिन ये ग्रास की फैमिली से आता है, तो इसीलिए शायद बैम्बू को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की जो ट्री की कैटेगरी उससे हटा दिया गया। ये फ्लड के साथ साथ बाढ़ में भी अपना जीवन यापन कर सकता है बैम्बू, तो बैम्बू बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लीजिए, इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया का 13% बैम्बू को कवर करता है। 86 लाख लोगों का जीवन यापन करता है बैम्बू। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एरिया अंडर बैम्बू कल्टीवेशन कौन सा है? MP है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। फॉरेस्ट जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कैनोपी है बैम्बू की, क्यों? क्योंकि इसका कल्टीवेशन अब बढ़ा दिया गया ना, कॉमर्शियल यूज़ करना है ना इसका। साथ ही साथ ये जो नॉर्मल ट्रीज़ हैं उनसे 35% अधिक ऑक्सीजन देता है। ISFR रिपोर्ट 2021 में बताया गया है कि कंट्री में जो बैम्बू का एरिया है वो 1,49,443 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 1,49,443
443 स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि पिछली बार से ये एरिया 10,594 स्क्वायर किलोमीटर कम हो गया है। लेकिन हमें आप यहाँ देखिए, इस बार जो बैम्बू कॉलम्स होते हैं ना, बैम्बू का एक पेड़, वो रहा है 53,336 मिलियन कॉलम्स। कितना? 53,336 मिलियन कॉलम। 2019 की ISFR रिपोर्ट में 13,882 मिलियन कॉलम था। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, देखिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, इसके अंतर्गत स्पेशलिटी फाइबर्स और जियो टेक्सटाइल के अंतर मतलब कि उसके लिए 20 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट लॉन्च किए। कितने? 20। 16 प्रोजेक्ट स्पेशलिटी फाइबर से रिलेटेड है और 5 प्रोजेक्ट हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो इस तरह से टोटल जो है ये जो 16 प्रोजेक्ट हैं इसमें डिवाइड है अलग से कि 5 प्रोजेक्ट हेल्थ केयर से हैं, क्योंकि स्पेशलिटी फाइबर का मतलब यही होता है कि स्पेसिफिक सेक्टर के लिए। बाद में एग्रीकल्चर के लिए 1 प्रोजेक्ट है और 4 जियो टेक्सटाइल के लिए है। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर के लिए 1 प्रोजेक्ट है। तो देख लेते हैं, पीयूष गोयल जी हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। नाबार्ड में क्वेश्चन पूछा था कितनी मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, मतलब कैसे बेतुके क्वेश्चन पूछते हैं। तो 20 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं 30 करोड़ की लागत से। श्री पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया है ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना टेक्निकल टेक्सटाइल में। इसीलिए ये जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है 2020 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अप्रूवल दिया था। इंडिया में 8 कैबिनेट कमेटी हैं, जिसमें से 2 के हेड होते हैं हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर और बाकी 6 के होते हैं प्राइम मिनिस्टर। 2 के कौन सी हैं? कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सिर्फ इनके याद रखिए, बाकी तो जितने भी आएंगी मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंडिया में जो डोमेस्टिक साइज है टेक्निकल टेक्सटाइल का, वो 2024 तक $50 बिलियन हो जाने का। कितना? 50 बिलियन। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत अगले 4 वर्षों में ये डोमेस्टिक मार्केट साइज 40 बिलियन से बढ़ाकर $50 बिलियन करना है और 2020-21 से अगले 4 वर्षों तक सारे कंपोनेंट अप्लाई किए जाएंगे। 4 कंपोनेंट हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन में। पहली बात तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करना, 1000 करोड़ दिए गए हैं। सेकंड कंपोनेंट क्या है? मार्केट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, मार्केट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। थर्ड कंपोनेंट क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन है थर्ड कंपोनेंट आपका। ठीक है, 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 14,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे 10% की एवरेज ग्रोथ के साथ। ठीक है, तो यहाँ भी आप 4 कंपोनेंट ये पढ़ सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिगर में देख लीजिए, सॉरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल काउंसिल। तो ये 4 कंपोनेंट हैं आपके नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। टोटल आउटले 1480 करोड़, लेकिन क्या अगले 4 वर्षों में 20,000 करोड़ तक जा सकता है। अभी स्टार्टिंग 1480 करोड़ से की गई है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। बाकी ये हमारा हो ही गया है। टेक्सटाइल का जो सिनारियो है टेक्निकल टेक्सटाइल का, वो देख लीजिए आप। इंडिया ने पिछले 5 वर्षों में अच्छा खासा मोमेंटम यानी तेजी जो है यूज़ कर ली है। आगे ही तेजी इंडिया की मार्केट में 8% की एनम ग्रोथ रेट हो रही है। अगले 5 वर्षों में ये 8% की जो ग्रोथ रेट है टेक्निकल टेक्सटाइल में 15 से 20% हो सकती है। ग्लोबल मार्केट का 8% इंडिया के पास आता है, यूएस, यूरोप, चाइना और जापान के बाद। और FTI 100% ऑटोमेटिक रूल से अप्रूवल है, यानी गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। फिर हमारे पीयूष गोयल जी, ये कॉमर्स इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं, और एक और मिनिस्ट्री है जिसके मिनिस्टर मुझे याद नहीं आ रहा है। पीयूष गोयल जी ने कहा है कि हमारा $400 बिलियन का टारगेट जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में हो तो अचीव हो ही जाएगा। सर्विस सेक्टर को भी फोकस करना चाहिए कि 250 बिलियन का टारगेट वो अचीव कर सके। देखिए, मर्केंडाइज सेक्टर का टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है $400 बिलियन और अभी तक $300 बिलियन हो चुका है दिसंबर तक। तो मतलब 400 बिलियन अगले 3 महीने में हो जाएगा। लेकिन आपका सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट थोड़ा पीछे हो रहा है। दिसंबर महीने में तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हमारा $37 बिलियन रहा है, जो कि अभी तक का लार्जेस्ट है। ठीक है, पीयूष गोयल जी ने कहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में हमें टोटल एक्सपोर्ट $650 बिलियन का करना है। कितना? $650 बिलियन का करना है। इसमें से 400 बिलियन आपका क्या रहेगा? मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, और $250 बिलियन आपका सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट रहेगा। इंडिया ने मर्केंडाइज एक्सपोर्ट पहले 9 महीने में यानी अप्रैल से दिसंबर के बीच में $300 बिलियन अचीव कर लिया है, और दिसंबर में अकेले $37 बिलियन अचीव किया गया है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। तो 15 दिन अभी जनवरी के बीते हैं, 16 बिलियन इसमें अचीव कर लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं
40 बिलियन जाने से रहा, मतलब 40 बिलियन आराम से हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस समय पीयूष गोयल जी ने कहा है कि गवर्नमेंट इस समय जो है ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस कर रही है। और इससे रिलेटेड, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो कंप्लायंसेस हैं, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस, उनको कम करना चाहिए। 25,000 कंप्लायंसेस को कम किया गया है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो हर महीने लगभग $30 बिलियन तो अचीव हो ही रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021-22 में टारगेट रखा था $400 बिलियन का, जो कि इस बार अचीव हो जाएगा इजीली। इंडिया का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, जिसको MEIS कहते थे, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का पार्ट है। MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। हालांकि ये WTO ने इसको मना कर दिया है, तो गवर्नमेंट अब MEIS की जगह रोड टेप स्कीम ला रही है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। देखिए, जो MEIS क्या थी, उसमें आपको एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता था, यानी पैसा दिया जाता था कि आप भैया एक्सपोर्ट करो। तो WTO कहता था कि मतलब आप प्रोडक्शन ही ना कर लो, आप पैसा ही दे रहे हो, तो मतलब क्या है। तो ये WTO कंप्लायंस स्कीम नहीं थी, तो रोड टेप स्कीम लिया गवर्नमेंट, उल्टा कान पकड़ लिया। कैसे? हम टैक्स माफ़ कर देंगे आपका, करो जितना करना है, ठीक है, चाइना वाला काम, ठीक है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि MEIS WTO कंप्लायंस नहीं थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना था? maastricht ट्रीटी थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। हालांकि गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, से WTO बना था 1 जनवरी 1995 को, और गैट 1948 को। तो जो आपकी रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज हैं, ये ROSCTL भी लॉन्च की गई, क्योंकि जो रोड टेप स्कीम है वो बाकी सारे सेक्टर के लिए थी, लेकिन टेक्सटाइल के लिए नहीं थी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जो रोड टेप में स्कीम में शामिल नहीं होंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे। ये जो ROSCTL स्कीम है वो इसमें शामिल हो जाएंगे, बस इतना याद रखिएगा। जो रोड टेप स्कीम में शामिल नहीं होंगे वो ROSCTL में शामिल हो जाएंगे। ओनली फॉर गारमेंट्स एंड मेडअप्स, देखिए लिखा है ना, जो ROSCTL है किसके लिए? गारमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है ना। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो ROSCTL स्कीम है ओनली फॉर गारमेंट्स एंड मेडअप्स, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है, हाल ही में इंडिया UK मीट हुई है, उस दौरान उन्होंने कहा कि भैया इन्वायरमेंटल स्ट्रेस चल रहा है, पर्यावरण लॉस चल रहा है, इस दौरान फूड को सस्टेन करना, जो फूड प्रोडक्शन है उसको इक्वली बनाए रहना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टफ टास्क है। तो ये है हमारे जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत हाल ही में एक सस्टेनिंग फूड प्रोडक्शन अंडर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इंडिया UK मीट चल रही थी। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के दौरान जो फूड प्रोडक्शन है उसको सस्टेन करना, बनाए रखना, इस पर इन्होंने एड्रेस किया। तो इन्होंने बताया कई सारी वेरियस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं एग्रीकल्चर, मेडिसिन, फूड, फार्मा, सब में यूज़ करने के लिए, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, वो तो ये बात बोलेंगे ही। हाल ही में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नाबी। नाबी कहाँ है? मोहाली। मोहाली कहाँ है? चंडीगढ़ के पास, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हाल ही में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इसमें इस बात पर फोकस किया गया कि कैसे हम सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन को अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? फार्मर्स को इनेबल कर रही है, ताकि वो इंडिया में और पूरे विश्व में खुद से ही ट्रेड कर सकें। मतलब बीच के जो मेडिटेरियन है उसको हटा दिया है। वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से साउथ एशिया रीजन में जो एरेबल लैंड है वो 43.18% है 2018 में, और स्टैग्नेंट, और ये एरेबल लैंड यानी सिंचाई युक्त जो लैंड है लगभग 1970 से वैसी रुकी है और धीरे धीरे कम भी हो रही है। नाबी एग्री फूड एंड न्यूट्रिशन बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है इस फील्ड में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। एग्री एक्सपोर्ट की बात करें तो 2022 तक हमें $60 बिलियन का टारगेट अचीव करना है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड का एक्सपोर्ट है 11%, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि टोटल एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर का पार्ट कितना है, 11%, ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बताया है कि 2015-16 से 19-20 के दौरान एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो $20 बिलियन तक पहुंच गया है। तो ये लास्ट आर्टिकल था, थोड़ा सा इजी था, ये आप लिख लीजिए। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट, आपको पता है पहले बासमती राइस जो है टॉप पे था एक्सपोर्ट में, अब हमारा नॉन बासमती राइस हो गया है। नॉन बासमती राइस, फिर बासमती राइस, फिर बुफालो मीट, ये एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें अगर तो। हालांकि अगर कंबाइंड एग्रीकल्चर को ले लें तो मरीन जो है वो सबसे टॉप पे आता है, ये याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।